वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म फ्रैंकर 450। आज के इस वीडियो में हम लोग जो पार्ट 4 होने वाला है ये पूरा उर्दू का सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक किए थे। सेकंड पार्ट में हम लोग चैप्टर 7 से लेके चैप्टर 12 तक किए थे। और थर्ड पार्ट में हम लोग 13 से लेके 26 तक सारा चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। अब आते हैं ये लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोग की रिवीजन शॉर्ट में वन शॉट में हम लोग का 5 से 10 मिनट का रिवीजन होगा, उसके बाद चैप्टर शुरू होगा। फर्स्ट है डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी किसने लिखी? तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने लिखी। इनकी पैदाइश कब हुई? 1885 में, और इंतकाल कब हुआ? 1947 में। सेकंड हम लोग मजमून पे आते हैं। तो मजमून में आते हैं मिट्टी का तेल। तो मिट्टी का तेल लिखने वाले कौन है? तो मिट्टी का तेल के मजमून निगार ख्वाजा हसन निज़ामी है। ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश 1878 में हुई, इंतकाल 1955 में हुआ। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक लिखने वाले सुलेमान नदवी है। सुलेमान नदवी की पैदाइश 1884 में हुई, और इन्हीं से रिलेट कर सकते हैं हम लोग यगाना चंगेज़ी की पैदाइश भी 1884 में हुई, और इनका इंतकाल 1953 में हुआ। इंशाइया क्या है? इसके लिखने वाले वज़ीर आगा हैं। इनकी पैदाइश 1922 में सरगोदा पाकिस्तान में हुई। हिजरत किसने लिखा? तो हिजरत के लिखने वाले अहमद जमाल पाशा। इनकी पैदाइश 1929 में हुई, इंतकाल 1987 में हुआ। आगे आते हैं दास्तान में। तो दास्तान बागो बहार के लिखने वाले मीर अमन दहलवी है। इनकी पैदाइश और इंतकाल किताब में नहीं दिया हुआ है, लेकिन 1732 और 1806 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं अफसाना निगारी पे। तो अफसाना निगारी में सबसे पहले अफसाना निगार है टोबा टेक सिंह। तो टोबा टेक सिंह लिखने वाले सादत हसन मंटू है। सादत हसन मंटू ने टोबा टेक सिंह लिखा, और ये इनकी पैदाइश 1912 में हुई, और इंतकाल इनका 1955 में हुआ। यही बात अगर किया जाए इनको रिलेट करने का, तो इनको रिलेट हम लोग साहिर लुधियानवी से कर सकते हैं। वो भी लुधियाना पंजाब में पैदा हुए, और उनकी पैदाइश 8 मार्च 1912 का है, और इंतकाल लेकिन उनका अलग है, 1980 का है। तो हम लोग इसके आगे आते हैं प्रॉमिस। तो प्रॉमिस हम लोग के लिखने वाले जो अफसाना निगार है, तो उनका नाम है जिलानी बानो। तो जिलानी बानो की पैदाइश 1936 में हुई, इंतकाल आपके किताब में नहीं दिया हुआ है, तो शायद ये अभी तक जिंदा है। भूले बिसरे गीत के लिखने वाले शफ़ी जावेद है। इनकी पैदाइश 1935 में हुई, इंतकाल इसका नहीं दिया हुआ, तो ये भी शायद अभी तक जिंदा है। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ भी वही कैटेगरी में आते हैं। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ ने इब्राहिम सुक्का की तकमील की। इब्राहिम सुक्का के लिखने वाले सलाम बिन रज़्ज़ाक़ है। इनकी पैदाइश 1941 में हुई, लेकिन इंतकाल अभी तक दिया हुआ नहीं है, तो शायद ये जिंदा है, या फिर दार फ़ानी से अगर कुछ फरमा गया तो आपके निसाब में अभी तक इनसे मुताल्लिक कुछ भी अपडेट नहीं आया है। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। तो ख़त के बारे में, तो गुबारे खातिर लिखने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। इसमें टोटल 24 खतूत है, जिसमें से 3 खतूत आपके निसाब में शामिल है। अब हम लोग शायरी हिस्सा पे आते हैं। तो शायरी हिस्सा में नज़्म निगारी हम लोग जो सुबह पढ़ा था, तो नज़्म निगारी में गुफ्तगू। तो गुफ्तगू क्या है? तो गुफ्तगू लिखने वाले अली सरदार जाफरी है। इनकी पैदाइश कब हुई? तो इनकी पैदाइश 1913 में हुई, इंतकाल 2000 में हुआ। अब आते हैं मेरा सफ़र। तो मेरा सफ़र भी अली सरदार जाफरी ने ही लिखा है। खेती, तो खेती किसने लिखा? अमीर खनफी ने। यानी अमीर खनफी की पैदाइश कब हुई? 1928 में। और यही अगर रिलेट किया जाए तो अहमद जमाल पाशा की पैदाइश 1929 में हुई। और हम लोग जानते हैं कि इसके अलावा खलीलुर रहमान आज़मी की पैदाइश 1927 में हुई। तो एक 27, 28, 29 के ट्रेंड को हम लोग याद रखेंगे। अब आते हैं बरके कलीसा। तो बरके कलीसा एक ज़रीफ़ाना नज़्म है। इसके लिखने वाले अकबर इलाहाबादी है। इनकी पैदाइश 1845 में हुई, और इंतकाल 1921 में हुआ। मुतशायर, जिसे नकली शायर या बनावटी शायर कहते हैं, ये भी एक ज़रीफ़ाना नज़्म है। इसके लिखने वाले ज़फ़र कमाली, इनकी पैदाइश 1959 में हुई। अब आते हैं हम लोग आगे, हम नहीं जानते। तो हम नहीं जानते लिखने वाले यूजीनो मुंताले, इनकी पैदाइश हुई है हम लोग 1896 जानते हैं, लेकिन इंतकाल नहीं जानते। लेकिन 1975 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। अब आते हैं आगे गज़ल के हिस्से पे। तो गज़ल के हिस्से में हम लोगों ने पढ़ा दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, या फिर सब कहाँ कुछ लाल है गुल में नुमाया हो गई। ये दोनों असदुल्ला खां गालिब का लिखा हुआ है। असदुल्ला खां गालिब की पैदाइश 1797 में हुई, और इंतकाल 1869 में हुआ। उसके बाद अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं, क्या क्या मुझे दिल की ख़ता पर याद शर्माना नहीं आता। ये दोनों यगाना चंगेज़ी का लिखा हुआ। यगाना चंगेज़ी की पैदाइश 1884 में हुई, और इंतकाल की बात अगर की जाए तो इंतकाल हम लोग इनका जान सकते हैं कि इनका इंतकाल 1956 में हुआ। और यही 1888 में जो पैदा हुए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनका इंतकाल 1958 में हुआ। अब हम लोग आगे आते हैं। तो मुझे दिल की ख़ता पर याद शर्माना नहीं आता के बाद आ गया उस पर भी कहीं दुश्मनों का साया पड़ गया, और दूसरा है हम बांसुरी पर मौत के गाते रहे नगमा तेरा। ये दोनों लिखने वाले खलीलुर रहमान आज़मी हैं। खलीलुर रहमान आज़मी की पैदाइश 1927 में हुई, और इंतकाल 1978 में हुआ। क़ित्ता तारीख़ गमे अरशद के लिखने वाले अता काकोई है। तो अता काकोई की पैदाइश और इंतकाल हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अता काकोई की पैदाइश। अता काकोई की पैदाइश 1904 में हुई, और इंतकाल इनका 1998 में हुआ। आगे आते हैं वाहिद नज़ीर। तो वाहिद नज़ीर जो 2 तारीखें लिखे, तो इनकी पैदाइश 1968 में हुई। कहाँ हुई? झारखंड गिरिडीह में। अब आते हैं मरसिया निगारी पे। तो मरसिया निगारी हम लोग जानते हैं किसी भी शख्स के बारे में गम का इजहार करने के साथ जो शेर व शायरी के अंदाज में किया जाता है, उसे मरसिया कहते हैं। तो मीर अनीस ने 1902 में जिनकी पैदाइश हुई, और 1974 में इस दार फ़ानी से कुछ फरमा गए।
सॉरी 1902 नहीं, 1802। और यही अगर 1902 की बात है, 1802 में इनकी पैदाइश हुई। और अगर 1902 की बात आ जाए तो 1902 में हम लोग जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण, जो हमारे निसाब में शामिल है, खुतबा है जिसे लिखने वाले जयप्रकाश नारायण है, और इनका नाम जो है हमारे निसाब में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनकी पैदाइश इनसे 100 साल बाद मतलब कि 1902 में हुई। तो ये दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं करना, ये 1802 है और 1902 है। अब आते हैं आगे हम लोग खुदनविश्त मैं यूनिवर्सिटी में, यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना लंबी किए। तो सबसे पहले खुदनविश्त के बारे में जानते हैं। तो खुदनविश्त उसे कहते हैं जो खुद के बारे में खुद के द्वारा लिखा जाए, मतलब ये खुद के कुछ लम्हात को कलमबंद किया जाए, उसे खुदनविश्त कहते हैं। तो उर्दू का पहला खुदनविश्त के बारे में हम लोग आएंगे, देखें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से होने वाला है कि उर्दू का सबसे पहला खुदनविश्त को काला पानी को कहते हैं, और इसकी इशाअत 1923 में हुई, और इन्हें लिखने वाले मौलाना जाफ़र थानसेरी थे। अब आते हैं आगे एहसान दानिश के बारे में, कुछ तालीम हासिल करते हैं। तो एहसान दानिश के बारे में जानते हैं, मैं यूनिवर्सिटी में लिखने वाले एहसान दानिश है जो ये खुदनविश्त है। अब आते हैं, इनका असल नाम एहसानुल हक और तखल्लुस दानिश था। इनकी पैदाइश 1914 में हुई। एहसान के वालिद का नाम काजी दानिश अली, कस्बा बागपत ज़िला मेरठ के रहने वाले थे। मतलब वालिद का नाम काजी दानिश अली था। कहाँ के रहने वाले थे? मेरठ के। एहसान दानिश की पैदाइश कहाँ हुई? कांधला में हुई, वो उसका ननिहाल था। अब आते हैं हम लोग आगे, एहसान दानिश कितनी जमात तक पढ़े थे? तो एहसान दानिश चौथी जमात के तक पढ़े हुए थे। अरबी और फ़ारसी कांधला में ही एक बुज़ुर्ग हाफिज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा से इसकी तालीम हासिल किया करते थे। अब आगे हम लोग जानते हैं कि काजी मोहम्मद ज़की के कुतुब खाने से किताबें आती थी जो एहसान दानिश के उस्ताद थे। मतलब एहसान दानिश के एक उस्ताद तो मोहम्मद मुस्तफ़ा हो गए, और हाफिज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा, और दूसरे उस्ताद हो गए यहाँ पे काजी मोहम्मद ज़की। अब हम लोग आगे आते हैं। तो एहसान दानिश के एक दोस्त का तज़किरा आपके निसाब में आया है, जो दोस्त का नाम तौक़ीर ताहिर था। यह आप लोगों को याद करने की ज़रूरत है। अब आते हैं हम लोग, इसके अलावा इनकी कुछ अहम तसानीफ़ थी। पहला अहादीसे अदब, दर्द ज़िंदगी, नफ़ीर फ़ितरत, उसके बाद आते हैं नवाए कारगर। इसके अलावा बहुत सारे आतिश खामोश वगैरह वगैरह लिखे हैं। तो एहसान दानिश का इंतकाल कब हुआ? 1982 में हुआ। इनका इंतकाल कहाँ हुआ? लाहौर में। लाहौर में इनका इंतकाल हुआ। लेकिन इसके अलावा अगर याद किया जाए तो लाहौर में एक आदमी की पैदाइश हुई जिनका नाम राजेंद्र सिंह बेदी है। और इसके अलावा अगर हम लोग देख सकते हैं तो सलाम बिन रज़ाक नहीं बल्कि सादत हसन मंटू के भी इंतकाल लाहौर में हुआ। अब हम लोग आगे आते हैं। आगे आने के बाद मेमार, कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग को करना ज़रूरी है। मेमार किसे कहते हैं? तो मेमार राज मिस्त्री को कहते हैं। बद्दू कैसा मिस्त्री था? तो बद्दू शरीफ और मेहनती मिस्त्री था। रट पर मज़दूरों की मज़दूरी कितनी थी? तो रट पर मज़दूरों की मज़दूरी 12 आने थी। अब आते हैं रट से क्या मुराद है? तो कुएं से पानी निकालने वाला एक ऐसा आला, मतलब एक औजार या हथियार जिससे कुएं पर पहिया लगा होता है और उससे पानी खींचा जाता है। ये काम हालांकि बैलों का होता था लेकिन इंसानों से कराया जाता था। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रत्ता कौन था? तो रत्ता एक रथ पर काम करने वाला एक मिस्त्री था जिसे मजदूर कह सकते हैं। एहसान दानिश ने किस यूनिवर्सिटी का मजदूर का काम किया? तो एहसान दानिश ने लाहौर की यूनिवर्सिटी में मजदूरों का काम किया है। अब आते हैं आम तौर पर रथ चलाने का काम किस जानवर से लिया जाता था? तो आमतौर पर रथ चलाने का काम बैलों से लिया जाता था। क्वेश्चन 8 में कहा गया है कि रत्ता के बारे में हम लोग से पूछा गया है। क्वेश्चन 8 में रत्ता की निगाह में ममनूनियत क्यों छा गई? रत्ता की निगाह में ममनूनियत इसलिए छा गई क्योंकि एहसान दानिश ने उसके वजह से 1 घंटा काम एक्स्ट्रा करने का वादा कर लिया था। अब आते हैं हरनोटा किसे कहते थे? हरनोटा तो ऐसे हिंदी में हरन का बच्चा को कहते हैं, लेकिन उर्दू में खूबसूरत और गट्ठे बदन वाले जवान को हरनोटा कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन 10 पर। मुंशी के लड़के ने क्यों काम छोड़ दिया? मुंशी के लड़के ने इसलिए काम छोड़ दिया क्योंकि उसे खून का दस्त आने लगा। अब हम लोग का 10 क्वेश्चन होने के बाद अब आते हैं दूसरे चैप्टर पर जिसका नाम है हम लोग का मिर्ज़ा रजब अली बेग सरवर। तो रजब अली बेग सरवर ये एक हम लोग का दास्तान है। इन्होंने 2 निकाह किया था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है। मिर्ज़ा रजब अली बेग सरवर की पैदाइश 1785-86 के करीब हुई थी। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे याद करने के, ये लखनऊ के बाशिंदे थे। इनके वालिद का नाम मिर्ज़ा असगर अली था, असगर अली बेग। अब इसके बाद आते हैं हम लोग आगे। तो उर्दू और फ़ारसी से बखूबी वाकिफ़ थे कौन? मिर्ज़ा रजब अली बेग। और इसके अलावा अरबी भी जानते थे। अब हम लोग जानते हैं कि सरवर ने अय्याम जवानी में शायरी शुरू की और मीर सोज़ के शागिर्द आगा नवाजिश को अपना उस्ताद बना लिया, और सरवर शायरी में अपनी कोई पहचान नहीं बना सके। तो शायरी में इनकी कोई पहचान नहीं हो सकी। इसके अलावा अगर हम लोग आगे आते हैं तो आगे हम लोग को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1847 मतलब कि 1842 से 47 में उनकी मुलाजमत बरकरार नहीं रह सकी। अब उसके अलावा अहद वाजिद अली शाह 50 रुपये माहनामा
पर उनको तकर्रुर, मतलब कि उसके बाद काम छोड़ दिए। तो वाजिद अली शाह के पास 50 रुपये माहनामा पर इनका काम मुकर्रर हुआ। तो काम मुकर्रर होने के बाद अब इनकी हालात कुछ अच्छी नहीं थी। उसके अलावा हम लोग जानते हैं कि 1857 का बगावत, मतलब 1857 का विद्रोह हुआ। तो वो सब भी इनके साथ में पेश आया, जिसकी वजह से उनके हालात ज़िंदगी पर कुछ सरमाया बराह रास्त असर पड़ा। अब आते हैं हम लोग रामनगर में। 1869 में सरवर का इंतकाल हो गया। तो 1869 में एक और शायर का हमारे निसाब में इंतकाल हुआ, जिनका नाम है, हम लोग जानते हैं गालिब के नाम से, उनका नाम असदुल्ला खां गालिब है। अब आगे हम लोग जानते हैं कि रजब अली बेग सरवर ने उर्दू दुनिया में अपनी तसनीफ़ फ़साने अजायब की वजह से मशहूर व मारूफ़ है। मतलब कि इनकी मशहूरियत की जो शख्सियत की वजह है तो वो फ़साने अजायब है। तो फ़साने अजायब में रजब अली बेग सरवर ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया और लिखने के बाद ये फ़साने अजायब बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। जो एक उर्दू अदब की एक क्लासिकल किताब 1825 में, कब 1825 में, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कानपुर में लिखी गई। ये दोनों क्वेश्चन हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगर पूछा जाए फसाना अजायब के अलावा सरवर सुल्तानी, शगुफ़ा मोहब्बत, शबिस्तान सरवर, गुलजार सरवर, फसाना इबरत, इसके अलावा शरार इश्क, नसर निसार, इंशाइए सरवर, ये सब उनकी दीगर किताबें हैं। अब हम लोग आगे आते हैं, इनके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। तो क्वेश्चन है फरखंदा बख्त किसको कहा गया है? तो यमन के बादशाह को कहा गया है फरजंदे बख्त। उसके अलावा साइल को क्या मिला? तो साइल को ताजो तख्त मिला। बादशाह सल्तनत छोड़कर कहाँ गया? तो बादशाह सल्तनत छोड़कर दूसरे शहर चला गया। सौदागर ने बादशाह के साथ क्या सलूक किया? तो धोखेबाजी का। बादशाह की बेगम किसके साथ गई? बादशाह की बेगम सौदागर के साथ गई है। तो अब हम लोग जानते हैं अगला चैप्टर हम लोग का क्वारंटीन। तो क्वारंटीन हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्वारंटीन में सबसे पहले यहाँ पे राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में जहाँ देखा जाए तो राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इनकी पैदाइश, तो पैदाइश पे पहले आते हैं। तो इनकी पैदाइश हम लोग जानते हैं कि 1 सितंबर 1915 में लाहौर में हुई। उसके अलावा इनकी माँ का नाम सेवा देवी था और बाप का नाम हीरा सिंह बेदी था। हीरा सिंह बेदी एक कतरी सिख थे। उसके अलावा हम लोग नाम याद करने का अगर तरीका देखा जाए तो यहाँ पे मिस्टर राजेंद्र सिंह बेदी नाम याद रख सकते हैं। मिस्टर से यहाँ पे ये मुराद हो जाए कि इनका इंतकाल मुंबई में हुआ और लाम से यहाँ इनकी पैदाइश जो हो जाएगा वो हो जाएगा लाहौर में। तो हम लोग जो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग देख सकते हैं कि इनकी पैदाइश लाहौर में हुई। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे राजेंद्र सिंह बेदी ने 1931 में लाहौर में मैट्रिकुलेशन किया। 1933 में DAV कॉलेज लाहौर से इंटरमीडिएट की सनद हासिल की। उसके अलावा BA में दाखिला लिया। फिर लाहौर पोस्ट ऑफिस में क्लर्क की हैसियत से काम करने लगे। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं 1934 में बेदी की शादी सोमावती से हुई, जिन्होंने उनका नाम बदलकर सुतूनत रख दिया। अब इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। तो आगे आने के बाद देखते हैं बेदी ने 1943 में डाक खाने की मुलाजमत तर्क कर दी एवं 6 माह तक दिल्ली में हुकूमत की पब्लिसिटी व डिपार्टमेंट से मुंसलिक रहे। फिर 1946 में संगम पब्लिकेशन लिमिटेड नाम से एक अशाती इदारा कायम किया। उनके भाई का नाम यहाँ पे किताब में दिया हुआ, जो अगर पूछ सकता है कि हरबिसन सिंह, तो हरबिनत सिंह हो गया। अब इसके बाद आगे आते हैं हम लोग 1948 के बारे में बताया गया है, तो वो सब का ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, पद्मश्री के बारे में बोला गया तो ये याद रखें। पद्मश्री अगर पूछा जाए तो एक इन्हें पद्मश्री मिला है राजेंद्र सिंह बेदी को, और एक पद्मश्री हम लोग का साहिर लुधियानवी को, जो एकदम पीछे 1971 में वो मिला है, वो भी इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। और इसके अलावा हम लोग जानते हैं अली सरदार जाफरी को भी मिला है 1967 में। तो ये हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब हम लोग को याद करने की बात है। अब आते हैं आगे। तो आगे आने के बाद 1979 में बेदी को फालिज का हमला हुआ। बेदी पर फालिज का हमला हो गया और 1984 मतलब कि 5 साल बाद इस दारे फानी से कूच कर गए। बेदी के पहले अफसाने का नाम अगर पूछा जाए तो वो दानो दवाम था। और उसके अलावा गरहन हो गया, कोक जली हो गया, उसके अलावा अपने दुख मुझे दे दो, हाथ के हमारे कलम हुए, ये सब उनके बहुत सारे इनके अफसानवी मजमूए हैं। इसके अलावा एक चादर मैली सीन के नाविल्ट है और बेजान चीज़ें और 7 ड्रामों के मजमूए हैं। तो ये सब के बाद हम लोग आगे आते हैं। तो हम लोग का जो चैप्टर स्टार्ट होता है बेदी के बारे में, क्वारंटीन। तो क्वारंटीन में हम लोग कुछ चैप्टर्स के देखने वाले हैं क्वेश्चंस। तो क्वारंटीन अफसाने में किस वबा का जिक्र आया? तो क्वारंटीन में प्लेग का जिक्र आया। क्वेश्चन सेकंड आते हैं हम लोग, चूहों से बचने की तलकीन करने वाले इश्तेहार के उन्वान में लोगों ने किस बात का इजाफा किया? तो पहले तो इश्तेहार में लिखा हुआ था कि ना चूहा ना प्लेग, लेकिन अब लिखवा दिया गया ना चूहा ना प्लेग ना क्वारंटीन। मतलब कि अगर चूहा रहेगा तो प्लेग फैलेगा, प्लेग फैलेगा तो फिर क्वारंटीन में लोग जाना पड़ेगा। तो अगर चूहा ही ना रहे तो प्लेग भी नहीं फैलेगा, क्वारंटीन में भी नहीं जाना रहेगा। फिर आते हैं क्वारंटीन अफसाने के ड्रामा। क्वारंटीन अफसाने के किरदार डॉक्टर का उसूल नाम क्या है? तो डॉक्टर का असूल नाम हम लोग जानते हैं कि
रियोरेंड मोंट है, रियोरेंड मोंट एल। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन 4 पे। तो 4 का हम लोग का क्वेश्चन ये है कि क्वारंटीन अफसाने में इजाफी सफाई का काम करने वाले भागो का पूरा नाम क्या था? तो इनका नाम विलियम भागो था, विलियम भागो। अब आते हैं हम लोग कि भागो के घर प्लेग से किसकी मौत हुई? तो बीवी की। क्वारंटीन को दोज़ख किसने कहा? तो भागो ने कहा। अब आते हैं कि इसके बाद पूछा गया कि वबा पर काबू पा लेने के बाद डॉक्टर को कौन सा ओहदा हासिल हुआ? तो वबा पर काबू पा लेने के बाद डॉक्टर को लेफ्टिनेंट जनरल का ओहदा हासिल हुआ। बेदी के पहले अफसाने मजमूए का नाम क्या था? दानव दवाम। क्वारंटीन के अफसाने का मरकज़ी किरदार कौन है? तो क्वारंटीन अफसाने का मरकज़ी किरदार भागो है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करने के बाद हम लोग का यही देखिए, यही सब क्वेश्चन था हम लोग का। तो नेक्स्ट चैप्टर पर हम लोग का मूव करते हैं जिसका नाम है खुतबा। तो खुतबा लिखने वाले जयप्रकाश नारायण हैं। जयप्रकाश नारायण जो हम लोग के निसाब में खुतबा लिखे हैं जिसका नाम है कामिल इनकलाब। तो अब आते हैं जयप्रकाश नारायण के सवाने के बारे में। तो इनके सवाने मतलब इनकी हयात ज़िंदगी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो जयप्रकाश नारायण की पैदाइश 1902 में बिहार के उत्तर प्रदेश सरहद पर गंगा नदियों के संगम पर वाक़े सेनाब दरिया गांव में पैदा हुआ, दियारा गांव में। तो इनकी पैदाइश कहाँ हुई? सबसे पहले इनकी पैदाइश जो हुई जयप्रकाश की 1902 में हुई। कहाँ हुई? दियारा नाम के गांव में हुई। इनके वालिद का नाम क्या था? तो इनके वालिद का नाम हर्षो दयाल था। उसके बाद हम लोग इनका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है यहाँ पे कि 1920 में इस वक्त के, यहाँ पे हम लोग देखें कि 1920 के बारे में कहा गया है। इस वक्त में मशहूर वकील मुजाहिद आज़ादी ब्रिज किशोर प्रसाद की साहबजादी प्रभावती से इनकी शादी हुई थी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनकी शादी किससे हुई? 1920 में वो प्रभावती से हुई। तहरीक आज़ादी की वजह से पटना कॉलेज छोड़ना पड़ा। फिर कांग्रेस के कायम करदा इदारे में मेरठ में से इंटरमीडिएट किया। मतलब बिहार ज्ञानपीठ एक कॉलेज है यहाँ पे, यहाँ से उन्होंने इंटरमीडिएट की सनद हासिल की। उसके बाद हम लोग जानते हैं 15 मई 1922 को आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका रवाना हो गए। फिर वापस वहाँ ओहियो कॉलेज में हम लोग यूनिवर्सिटी में समाजियात से एमए किया। समाजियात से एमए, फिर आप लोग बताएं कि लिसानियात से एमए किसने किया? सियासियात से एमए किसने किया? और पीएचडी किसने किया? तंजो मज़ा में। तो पीएचडी वाला मैं बता देता हूँ कि तंजो मज़ा में पीएचडी वज़ीर आगा ने किया। अब आते हैं हम लोग आगे। तो आगे आने के बाद यहाँ पे 1930 के बारे में जयप्रकाश नारायण पहली बार गिरफ्तार हुए। तो हाँ, 1922 में गए और वापस 1929 में आ गए। आने के बाद 1930 में गिरफ्तार हो गए, 1933 तक जेल में रहे। उसके अलावा रफ्ता रफ्ता वो छूट गए और छूटने के बाद उन्होंने अपना एक मजबूत कायम करदा एक पार्टी की बुनियाद डाली जिसके वजह से इनका नाम जयप्रकाश नारायण रखा गया और लोक नायक इन्हें उनका लक़ब मिला गया। फिर 1943 में लाहौर के किले में रखा गया क्योंकि इनसे अंग्रेज़ों को बहुत ख़तरा था। अब आते हैं हम लोग आगे। तो हम लोग जानते हैं कि टोटली अगर पूछा जाए तो 1964 में जयप्रकाश नारायण बाहर आए और उसके अलावा फिर बार बार गिरफ्तार होते रहे, जेल का दौरा इन्हें बार बार करना पड़ा। और बिहार के आंदोलन, छात्र आंदोलन हुआ था 1974 में, तो इनकी क़यादत भी जयप्रकाश नारायण ने की। इसी वजह से इन्हें लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण सियासियात और समाजियात की सरगर्मी के साथ साथ तसनीफ़ तकालीफ के काम भी करने में सरगर्म थे। अब आते हैं उसके बाद कामिल इनकलाब के बारे में कि इन्होंने एक सरवरे जेल डायरी भी अहम तसानीफ़ है, मतलब कि जेल डायरी इनकी एक तसनीफ़ है। और 1964 में इन्होंने मुल्क के गोशे गोशे में तकारीरें की। उन्होंने कई किताबों भी बच्चों के लिए बंटवाए। और उसके अलावा अगर पूछा जाए इनका इंतकाल कब हुआ, तो इनका इंतकाल 1979 में हुआ और इनकी पैदाइश 1902 में हुई थी। और यही अगर हम लोग पीछे जाएंगे मीर अनीस की पैदाइश, तो वो इनसे 100 साल पहले हुआ था, मतलब 1802 में। उनका इंतकाल 1874 में हुआ, इनका इंतकाल 1979 में हुआ। अब हम लोग आते हैं आगे। तो इनके कुछ क्वेश्चन है। कामिल इनकलाब का तस्वुर किसने पेश किया? तो जयप्रकाश नारायण ने पेश किया। जेपी के रहनुमा के रास्तों पर चलने की तलकीन की। मतलब जेपी किसके रहनुमा? तो रहनुमा जो है उनके गांधी जी के रास्ते पर चलने की तलकीन दी। जमहूरियत में यकीन होने की वजह से जेपी का किस चीज़ से यकीन नहीं रहा? तो उनमें जमहूरियत में यकीन होने की वजह से जेपी का किस चीज़ में यकीन नहीं रहा? तो इनका तशद्दुद में यकीन नहीं था। अब आते हैं किस इनकलाब में तब्दीली रफ्ता रफ्ता बड़ी धीमी हो रही थी? पुरतशद्दुद में। अब हम लोग का क्वेश्चन 5 है, क्वांटिटी क्वालिटी में बदल जाती है, ये बात किसने कही? तो कार्ल मार्क्स ने कहा। तो कार्ल मार्क्स के बाप का नाम हेनरी मार्क्स था। ये सब हम लोग के क्वेश्चन में आएगा नहीं, लेकिन एक नॉलेज एक्स्ट्रा जान ले। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है, वेदांत का फ़लसफ़ा विवेकानंद ने अमेरिका के किस शहर में पेश किया था? तो शिकागो में पेश किया था। अब हम लोग का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। अब आते हैं हम लोग नज़म निगारी। तो नज़म निगारी का पहला नज़म है हम लोग का, वो पहला टॉपिक हट गया। अब सेकंड टॉपिक के जो नज़म है उसमें आता है
शिकस्ते ज़ंदा का ख्वाब। तो शिकस्ते ज़ंदा का ख्वाब में सबसे पहले जोश मलिहा आबादी ने शिकस्ते ज़ंदा का ख्वाब में लिखा। तो जोश मलिहा आबादी का नाम जो है वो शब्बीर हसन खान है और तखल्लुस जोश है। उसके अलावा अगर इनकी पैदाइश पूछा जाए तो इनकी पैदाइश तकरीबन 1896 में हुई। कहाँ हुई? मलिहाबाद में। मलिहाबाद कहाँ है? लखनऊ में। और लखनऊ में इनकी पैदाइश हुई, तो ये हम लोग को याद रखना है। लेकिन एक और बात कि 1896 में इनकी पैदाइश हुई, तो और 1896 में यूजीनो मुंताले की पैदाइश हुई। इनके वालिद का नाम क्या था? शब्बीर। इनके वालिद का नाम, इनका नाम तो था शब्बीर, वालिद का नाम था बशीर, दादा का नाम था मोहम्मद अहमद खान, पर दादा का नाम था मोहम्मद फ़कीर अहमद खान। गोया सभी शायर थे, यानी ये भी ख़ानदानी शायर था और मीर अनीस भी ख़ानदानी शायर थे। अब हम लोग आते हैं आगे। तो इनकी शादी कब हुई? तो इनकी शादी 1914 में हुई, मोहम्मद मुकीम खां की बेटी अशरफ जहां बेगम से हुई। अब हम लोग इसके बाद आते हैं, वालिद के इंतकाल के बाद जोश मलिहा आबादी परेशानी में मुब्तला हो गए। आखिरकार इनकी हालात ज़िंदगी के बारे में कुछ बताया गया जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं। आने के बाद देखते हैं कि 22 फरवरी 1982 में इनका इंतकाल हो गया। आखिरकार 1982 में ये इस दार फ़ानी से कूच फरमा गए और नज़्म व नस्र में 2 दर्जन किताबें भी इन्हीं की यादगार हैं। इसके अलावा रूह अदब हो गया या नक्शो निगाह हो गया, शोला व शबनम हो गया, जुनून व हिकमत हो गया, हर्फ व हिकायत, आयात व नगमात, कतरा व कुलज़म, अलहाम व इफ़कार, सैफ़ो सुबू और यादों की बारात। तो यादों की बारात एक खुदनविश्त। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि 2 खुदनविश्त के नाम बताए तो पहला हो जाएगा मैं यूनिवर्सिटी में, दूसरा याद कर ले यादों की बारात। अब आते हैं हम लोग आगे, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है शिकस्तान ज़िंदा का ख्वाब, शिकस्ते ज़िंदा का ख्वाब किस की नज़्म है? तो शिकस्ते ज़िंदा का ख्वाब जोश मलिहा आबादी की नज़्म है। जोश का असल नाम क्या है? शब्बीर हसन। इसके अलावा ज़ंदानी किससे क्या मुराद है? जेल में रहने वाले को ज़ंदानी कहते हैं और ज़ंदान जेल को कहते हैं। जोश के 5 तसानीफ़ के नाम बताए। तो पहला हो गया रूह अदब, दूसरा हो गया शोला व शबनम, तीसरा हो गया नक्शो निगाह, चौथा हो गया यादों की बारात और पाँचवा हो गया हर्फ व हिकायत। यहाँ पे हुरूफ नहीं हर्फ हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 5 में। तो शिकस्तान ज़िंदा के ख्वाब की ताबीर क्या है? तो ज़िंदा के ख्वाब की ताबीर ये है कि मुल्क की आज़ादी। उसके अलावा क्वेश्चन 6 पे आते हैं। जोश के हम असर 3 शोरा के नाम बताए और उनके मजमूए कलाम भी लिखे। तो पहला हो गया फैज़ अहमद फैज़, जोश के ही टाइम के थे, जिनका कलाम का नाम नक्शे फरियादी था। और दूसरा हो गया जमील मजहरी, इनका कलाम का नाम अक्से जमील था। अमीक हनफी, इनके कलाम का नाम संगे पिराहन हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं। अमीक हनफी भी इन्हीं के टाइम के थे। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि अमीक हनफी की पैदाइश कब हुई? तो अमीक हनफी की पैदाइश हम लोग जानते हैं 1928 में हुई और इनका पैदाइश 1896 में हुआ। तो 96 में 1982 तक ये ज़िंदा रहे और अमीक हनफी 1988 तक ज़िंदा रहे। तो दोनों एक टाइम के ही हम लोग मान सकते हैं एक हिसाब से। अब हम लोग आगे आते हैं। तो आगे आने के बाद हम लोग का जो चैप्टर है वो हो जाएगा मिजाज लखनवी के बारे में। मिजाज लखनवी एक नज़्म लिखे थे जिनका नाम आवारा था। मिजाज लखनवी के जो पूरा नाम था वो हो जाएगा इसरारुल हक। इनकी पैदाइश कब हुई? 1911 में रजौली के मरदम खेज गांव मोहल्ले ख्वाजा हाल में हुआ था। उसके अलावा दोस्त इनके अलावा कुछ बहुत सारी बात है। जैसे मिजाज लखनवी एक बहुत ही तुलून मिजाजी इंसान थे और वो तरह तरह के खेल खेला करते थे और वो ज़िंदगी में बहुत हल्के लेकर ज़िंदगी जिए। अब आते हैं हम लोग आगे। तो इनका नाम था इसरारुल हक। दूसरा इनके पैदाइश कब हुई? 1911 में। इंतकाल कब हुआ? तो इंतकाल याद रख लीजिए एकदम, शहादत हसन मंटू का। तो शहादत हसन मंटू का इंतकाल, इनका इंतकाल सेम डेट में हुआ, मतलब कि सेम ईयर में। अब आते हैं हम लोग। तो इनके वालिद का नाम क्या हो जाएगा? वालिद का नाम सिराजुल हक, दादा का नाम चौधरी अहमद हुसैन। मिजाज के वालिद ख़ानदान के पहले फ़र्द थे जिन्होंने बाकायदा तालीम हासिल करके सरकारी नौकरी हासिल की थी। अब आते हैं हम लोग 1929 में ये सेंट जॉन्स कॉलेज में FC में दाखिला लिया। ये सब ज़्यादा पूछा नहीं जाता एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो होता है। हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिम रहे कब? 1935 में। तो ये क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया रेडियो में कौन कौन मुलाजिम रहे? तो एक अमीर हनफी हो जाएगा, एक आपका यहाँ पे हो जाएगा इसरारुल हक, जिसे हम लोग मिजाज कहते हैं। तो हाँ, मिजाज के लतीफ़े किसने शाये की और कब शाये हुए? तो 1957 में हुआ और ये इनका नहीं बल्कि अहमद जमाल पाशा का है। अब हम लोग आगे आते हैं। तो आगे पूछा गया है कि इनका इंतकाल कब हुआ? तो 1955 में हुआ। कोई इसी मर्ज़ की वजह से इनका इंतकाल हुआ। कौन मर्ज़? तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि इनको दिमाग की नसें फट गई टेंशन की वजह से। 1938 में इनका एक मजमूआ कलाम जिसे आहंग कहते हैं वो तिब्ब हुआ और ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन में 2 आदमी काम किए, पहला अमीर हनफी, दूसरा मिजाज लखनवी। इनकी पैदाइश 1911 में, इंतकाल 1955 में। इनका नाम इसरारुल हक, बाप का नाम सिराजुल हक और दादा का नाम अगर पूछा जाए चौधरी अहमद हुसैन था। अब हम लोग दूसरे चैप्टर पर मूव करते, इससे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आप बताइए सबसे पहले, क्या शायर सड़कों पर आवारा फिर रहा है? हाँ बिल्कुल, ये आवारा फिर रहा है। वह कैसे मोती की लड़ी कहता है? मतलब किसे मोती की लड़ी कहता है? तो फुलझड़ी को कहता है। क्या रात उसे वीरान चलने की दावत देती है? हाँ बिल्कुल देती है। क्या तूफाने बिल्किस
बिला किसके लिए, तूफ़ान बला किसके लिए मुंतज़िर है, तो ये शायर के लिए है। क्या वह सारा कसरे सुल्तान फूँक देता है, हाँ बिल्कुल, इसमें सबका आंसर हाँ ही होगा, तो आप लोग थोड़ा ख्याल रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या आवारा एक पुर असर नज़्म है, हाँ बिल्कुल। क्या इस नज़्म का उन्वान दुरुस्त है, हाँ इसका उन्वान बिल्कुल दुरुस्त है। अब क्वेश्चन 8 पे आते हैं, क्या मिजाज एक तरक्की पसंद शायर थे, बिल्कुल। क्या उर्दू और रूमानी शायरी में इनका नाम रोशन है, हाँ। अब आते हैं हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है वली दकनी, जिन्होंने गज़ल लिखा हमारे निसाब में। पहले गज़ल का नाम है इनका कि अगर बाहर आपस के घर सू मोहन ये कदम निकले, ये एक फ़ारसी में लिखा गया है। वो चाहे यार एन कासी है, ये भी फ़ारसी में लिखा गया है। दोनों हम लोग का इनका गज़ल है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि इनकी पैदाइश दक्कन में लोग कहते हैं, कुछ लोग में इख्तिलाफ़ है। एक समझ लिए गुजरात के लोग और बहुत सारे लोग हो गया, हैदराबाद के लोग और गुजरात के लोग में इनका इख्तिलाफ़ है, तो इसलिए इनके बारे में ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे। बस इनके बारे में कुछ टॉपिक मेन देख लेते हैं कि इन्हें शिमाल जुनूब का पुल तकसीम किया जाता है और सूरत शहर पर इन्होंने एक मस्तमी लिखी थी। ये दो हम लोग को याद रख लेना है। तीसरा यहाँ पे देख लेना है कि इनका एक शागिर्द था जिसका नाम सनाउल्लाह था, तो उन्होंने दीवाने वली लिखकर इन्हें संबोधित किया, तो दीवाने वली महूता 1725 में लिखा। तो इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि इनका इंतकाल के बारे में नहीं दिया हुआ, लेकिन 1720 से 25 के बीच में होना चाहिए। और किनका क्या मत था, कौन क्या नाम बोलते थे, ये सब आप लोग को याद करने से कोई फ़ायदा नहीं, बस क्वेश्चन आप लोग याद कर ले। अगर ऐसे याद करें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन इनके। पहले शेर में मोमिन किसे कहा गया है, तो मोमिन महबूब को कहा गया है। हैदराबाद उलमा वली का पूरा नाम और जाए पैदाइश से मुतालिक क्या बताते हैं। देखिए, अगर हैदराबाद के उलमा पूछा जाए तो सैयद वली मोहम्मद बताते हैं और इनकी पैदाइश औरंगाबाद बताते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि गुजराती, तो गुजराती में शाह वलीउल्लाह बताते हैं और अहमदाबाद बताते हैं इनकी पैदाइश। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो 3 है कि तारीख़ अदब में वली किसके दरमियान पुल की तरफ दिखाई देता है, शिमाल और जुनूब के दरमियान। क्वेश्चन 4 पे, दूसरी गज़ल के पहले शेर के मुताबिक शायर का दिल जोगिए दिल कहाँ का बासी रहता है, तो काशी का। तो काशी एक जगह का नाम है, मथुरा काशी, तो वहाँ का रहता है। वली का असल नाम मुकाम पैदाइश गुजराती में क्या है, तो असल नाम हो जाएगा शाह वली अल्लाह, गुजराती में अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 6, पी के बेराग के मानी क्या है, तो महबूब का सन्यास होता है इसके मानी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7 क्वेश्चन है कि हूरों में किसकी मुख की शोहरत है, तो शायर के महबूब की शोहरत है। अब आते हैं शामिल निसाब गज़लों में 2 दक्नी अल्फाज दर्ज झेल हैं, मतलब दर्ज कीजिए 2 दक्नी अल्फाज जो दक्नी इस्तेमाल हुआ। तो पहला हो जाएगा नज़ के, दूसरा हो जाए सनासी। अब आते हैं क्वेश्चन 9 पे, वली ने शिमाल हिंदुस्तान के शोरा को किस तरफ राग़िब किया है, तो इन्हें हम लोग जानते हैं कि रेख्ता गोई की तरफ राग़िब किया है। अब आते हैं क्वेश्चन 10 पे, रश्क चीन से क्या समझते हैं, तो चीन के महबूब की खूबसूरती को रश्क चीन से समझते हैं। वली के किस शागिर्द ने दीवाने वली का मुहाता किस सन में लिखा, तो सनाउल्लाह ने लिखा 1725 में लिखा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के बाद रासुख अज़ीमाबादी पे। तो रासुख अज़ीमाबादी हमारे निसाब में गज़ल लिखे कि वो गज़ल हम लोग का जो पहला गज़ल था वो काश यूँ तेरा ना आए ना दिल होता, साफ़ होता तो रुखे यार के काबिल होता। दूसरा लिखे हुए है पीर हम अब दीदनी रोना हमारा है। तो चलिए हम लोग अब राशिक अज़ीमाबादी के बारे में स्टार्ट करते हैं। राशिक अज़ीमाबादी का पूरा नाम हम लोग जानते हैं, शेख ग़ुलाम अली था, तखल्लुस राशिक था। इनके वालिद का नाम शेख मोहम्मद फ़ैज़ अली था। राशिक के दादा अज़ीमाबाद आकर मुस्तकिल आबाद हो गए। उसके अलावा राशिक की पैदाइश पूछा जाए 1757-58। अब एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। राशिक की पैदाइश 1757-58। इनके वालिद का नाम शेख मोहम्मद फैज़, इनका नाम शेख ग़ुलाम अली था। इसके अलावा राशिक की तफसीली अदबी ज़िंदगी का आगाज़, फिर इनके इर्तिक़ा के बारे में हम लोग को नहीं पता है, लेकिन इतना हम लोग को पता है कि ये मीर तकी मीर के शागिर्द हुए थे। और इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि यह उर्दू, फ़ारसी, फ़न उरूज़ की अच्छी वाक़फ़ियत रखते थे। तो ये क्वेश्चन हो सकता है 2025 में आ जाए, इसलिए आप लोग कन्फर्म में देख लिया कीजिएगा। फिर कुलियात की शक्ल में उनका शेरी सरमाया महफूज है। उनकी कुछ गज़लें, क़साइद, रुबाइयात, मदहिया, क़िताअत, मसनवियात, ख़मसात वग़ैरह दासोख्त शामिल है। रासुक की वफ़ात 1823 में हुई, इंतकाल 1823 में, पैदाइश 1757-58 में हुई। उनकी कब्र मोहल्ला लोधी कटरा पटना सिटी में है।
तो इनकी कब्र भी अजीमाबाद में, पैदाइश भी अजीमाबाद और इंतकाल भी अजीमाबाद में। चलिए हम लोग आगे आते हैं। तो रासिख अजीमाबादी हमारे निसाब में ये 2 लिखे हैं गज़ल, तो गज़ल हम लोग देख लेंगे। अब क्वेश्चन है रासुक अजीमाबादी के बारे में कि रासुक का पूरा नाम तो शेख गुलाम अली। रासुक कब और कहाँ पैदा हुए? 1757-58 में अजीमाबाद में पैदा हुए। रासुक किसके शागिर्द थे? मीर तकी मीर के शागिर्द थे। रासुक की शागिर्दगी पर कौन फ़ख्र करता था? रासुक मतलब मीर की शागिर्दगी पर। तो मीर तकी मीर के शागिर्द होना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी उस वक्त। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। रासुक की खुसूसियत किस किस सिन्फ में तिब्ब आजमाई किया? तो खुसूसन इन्होंने गज़लें, क़साइद, रुबाइयात, मसनवियात में ही तिब्ब आजमाई की है। रुख़ यार के काबिल कौन होता है? तो दिल का आईना जिसे माशूक़ कहते हैं। शायर ने अपने जज्बात व एहसासात को इस तरह पेश किया है। अब आते हैं हम लोग 7 पे। तो फ़लक किसके इशारे पर इशारे पुरीज़ पहुँचाने लगा? तो माशूक़ के इशारे पर। अब आते हैं हम लोग दिल क्यों डूबा जा रहा था? तो इश्क की बीमारी में। ये क्वेश्चन हम लोग का होने के बाद कसीदा पे आते हैं। तो कसीदा हम लोग जानते हैं कि उर्दू का पहला कसीदा निगार हम लोग तस्लीम करते हैं नुसरती को, जिन्होंने अली नामा लिखकर पहली बार कसीदा गोई का कामयाब तजर्बा किया। अब आते हैं कि अगर पूछा जाएगा कि 18वीं सदी में कसीदा गोई का वह कमाल मसहफ़ी ने किन्हें नक्काद अव्वल तस्लीम किया? सबसे पहले कि मोहम्मद रफ़ी सौदा को किसने किया? मसहफ़ी ने किया। क्या किया? नक्काद अव्वल तस्लीम किया। अब इसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही सब था। अब एक और मसनवी के बारे में बताया गया, सिमत काशी से चला जानिब मथुरा बादल। तो ये सब हम लोग को याद कर लेना है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग मिर्ज़ा रफ़ी सौदा पे। तो मिर्ज़ा रफ़ी सौदा हमारे निज़ाम में लिखे तज़हीक़े रोज़गार। तज़हीक़े रोज़गार के लिखने वाले मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा है। तो रफ़ी सौदा का पूरा नाम क्या था? तो मोहम्मद रफ़ी था और सौदा इनका तखल्लुस था। वालिद का नाम मोहम्मद शफ़ी हो जाएगा। उसके अलावा सौदा की सन पैदाइश ऐसे किसी को नहीं पता, लेकिन 1713 सब लोग बोलते हैं, तो यही हम लोग का करेक्ट होगा। फ़ैयाज़ हरगानवी। तो फ़ैयाज़ हरगानवी के बारे में अगर बताया गया है तो इनके बारे में नहीं है, बल्कि फ़ैयाज़ हरगानवी साहिल लुधियानवी के बारे में। अब हम लोग आगे आते हैं। मसहफ़ी ने इन्हें क्या कहा? तो मसहफ़ी ने इन्हें कमील में कहा, लेकिन इसी के जवाब में अब्दुल वदूद ने कहा कि इबरतुल गाफिलीन का मुसन्निफ़ कभी जाहिल नहीं हो सकता। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग आगे। तो इन्होंने कुछ तालीम हासिल किया था। इन्होंने पहले तालीम फ़ारसी की तालीम खाना आरजू से और उर्दू की तालीम शाह हातिम से किया था। इसके अलावा हम लोग अगर देखेंगे तो इन्होंने जो तज़हीक़े रोज़गार लिखा, इसमें फ़ौजी निज़ाम का घोड़े के वजह से फ़ौजी निज़ाम का एक मजाक उड़ाया गया, घोड़े को पे कांधे पे बंदूक रख के, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। सौदा ने फ़ारसी ज़बान में एक रिसाला इबरतुल गाफिलीन के नाम से लिखा था। 5 अबवाब में मुश्तमिल इस रिसाले में मिर्ज़ा फ़ाखिर मकी ने उनकी सलाहियतों पर इजहार ख़याल किया है, इस्लाहों पर इजहार ख़याल किया है। तो ये सब हम लोग जान लेंगे। अब इसके बाद हम लोग आते हैं इनके कुछ तसानीफ़ के बारे में। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू नसर के रिसाले शोला इश्क का भी ज़िक्र किया है। इसके अलावा ये रिसाला कहीं दस्तयाब नहीं है। तो इसके अलावा हम लोग का कुछ क्वेश्चंस आते हैं कसीदा गोई पर। तो कसीदा गोई, कसीदा निगारी, नक्काद अव्वल किसे तक़सीम किया जाता है? तो कसीदा निगारी का नक्काद अव्वल सौदा को तस्लीम किया जाता है। कसीदे की इब्तिदा में किस ज़बान में हुई थी? कसीदा की इब्तिदा अरबी में हुई थी। अब आते हैं सौदा ने तकरीबन कितने कसीदे लिखे? तो 300 से ज़्यादा। क्वेश्चन 4, फ़ारसी ज़बान में फ़न्ने कसीदा निगार ने सौदा को अपने लिए नमूना बनाया। तो फ़ारसी ज़बान में अगर पूछा जाए तो किन कसीदा निगारों को ये सौदा ने अपना नमूना बनाया? तो सिराजुद्दीन हो गया और ख़ान आरजू हो गया। उर्दू में शाह हातिम। इसके अलावा क्वेश्चन 5 पे है, सौदा का सबसे मशहूर हिजवे कसीदा कौन है? तो तज़हीक़े रोज़गार है हिजवे कसीदा। तो हिजवे कसीदा के बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, एक पॉइंट छूट गया था कि अगर पूछा जाए कि अदबी इस्तिलाह में हिजव कहते हैं किसको? तो यहाँ से अगर इस लाइन को हम लोग पढ़ते हैं, इससे ठीक उल्टी सूरत में भी कसीदों के लिए मग़रूब है। आप चाहेंगे तो किसी शख्स या वाक़े की मज़म्मत करनी हो तब भी कसीदा गोई कर सकते हैं। इसे अदबी इस्तिलाह में हिज्व कहते हैं। इसे ही हिज्व कहते हैं। सौदा ने कसीदा के लिए ख़ास हिज्व गोई का भी कमाल हासिल किया है। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं कसीदा गोई के, कुछ और गीत के बारे में अब हम आते हैं। तो गीत हम लोग जानते हैं ये एक हिंदी लफ्ज़ और हिंदी लैंग्वेज से आया है इस उर्दू में। तो इसमें हम लोग सबसे पहले कुछ गीत निगारों के नाम देख लेंगे। तो निदा फाजली, ज़फ़र गोरखपुरी वग़ैरह भी गीत लिखे, अज़मत उल्ला ख़ान मीराजी, उसके अलावा जमीलुद्दीन आली ने भी गीत लिखे हैं। वसीम बरेलवी हो जाए या फिर साग़िर आज़मी हो जाए, ये सब भी गीत लिखे हैं।
अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, साहिल लुधियानवी के बारे में पढ़ते हैं। साहिल लुधियानवी ने 2 गीत लिखा हम लोग की किताब में। पहला लिखा है कि तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है तू इंसान बनेगा, और दूसरा गीत लिखा है साथी हाथ बढ़ाना। तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इनका नाम अब्दुल हई था, साहिर इनका तखल्लुस था। इनकी पैदाइश 1912 में हुई। सेम डिट्टो याद कर ले आप लोग सादत हसन मंटू को, उनकी पैदाइश 1912, इनकी भी पैदाइश 1912। कहाँ हुई? तो लुधियाना में, उनकी पैदाइश भी लुधियाना में हुई। उनके भी वालिद का नाम, उनके भी वालदा का नाम सरदार बेगम, उनके भी वालदा का नाम सरदार बेगम। वालिद चौधरी मोहम्मद फजल और दादा फतह, कि अगर वालिद का नाम पूछा जाए तो वो फजल है और दादा फतह है। अब इसके बाद अगर आप लोग से पूछा जाए अकबर इलाहाबादी के, तो फजल और तफजुल, तफजुल उनके वालिद का नाम है और फजल उनके दादा का नाम है। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। अब आगे हम लोग आते हैं, तो इनके मामू का नाम, तो मामू जिनके सरपरस्ती में इनकी किफ़ालत हुई और इनकी परवरिश हुई, तो उनका नाम रशीद था, अब्दुल रशीद। अब आते हैं हम लोग फैयाज़ हरकानवी। तो फैयाज़ हरकानवी का चर्चा यहाँ चलेगा कि इन्हीं से उन्होंने फ़ारसी और उर्दू का दर्स लिया। उर्दू और फ़ारसी का इन्होंने फैयाज़ हरकानवी से दर्स लिया। फिर ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन में नामी तलबा तंजीम से हो गया, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी के ज़ेर असर थी। मतलब कि ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन में भी इन्होंने काम किया है। अब आते हैं हम लोग आगे, तो ये एक मशहूर रसाले अदब लतीफ़ के मुदीर भी रह चुके हैं। 1945 में सज्जाद ज़हीर अली, सरदार जाफरी वगैरह के हमरा मुंबई भी आए थे। और इनके अलावा अगर पूछा जाए हम लोग से, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लाहौर से दिल्ली आने पर वह शाहराह के भी मुदीर मुकर्रर हुए। 2 चीज़ के मुदीर हुए। पहले तो हम लोग जान रहे हैं कि रिसाला अदब लतीफ़ के मुदीर हुए, दूसरा शाहराह के हुए। रिसाले सवेरा से भी मुंसलिक हुए थे लेकिन छोड़ देते। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार सरसरी नज़र से देख लें। उन्होंने परेड लड़ी से भी इदारत की। उसके अलावा 1949 में वो भेमड़ी मुंबई आ गए। उसके बाद यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाएगा हम लोग के 1971 में उन्हें पद्मश्री के खिताब से नवाजा गया। उसके अलावा आओ कोई ख्वाब बुने पर सोवियत नेहरू अवार्ड मिला। मतलब कि इनका एक लिखा हुआ था आओ कोई ख्वाब बुने, तो इन्हीं पर इन्हें सोवियत नेहरू लीडर अवार्ड मिला। उसके अलावा जुलाई 1976 में इनकी वालदा का विसाल हो गया, और जिनके वजह से इनके ये खुद बुरी तरह से टूट गया था, और अक्टूबर 1980 में ये इस दारे फ़ानी से कूच फरमा गया। और ये कहाँ? तो ये मुंबई में कूच फरमाए। अब इनके कुछ किताबों के नाम हमारे निसाब में शामिल है, जैसे कि आओ कोई ख्वाब बुने, परछाइयाँ, तलखियाँ, गाता जाए बंजारे, इनके आखिरी नजराने। तो ये इनके कुछ किताबें हैं। तो ये हम लोग का डिस्कस हो गया है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन है, शायर ने इस गीत को किस फिल्म से लिया है? तो इस गीत मतलब हो गया हम लोग का साथी हाथ बढ़ाना। तो इस गीत को नया फिल्म नया दौर से लिया है। अब है इस गीत का क्या मौजू होना चाहिए? तो इस गीत का मौजूद मज़दूरों का इत्तेहाद होना चाहिए, कि मज़दूर किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन मज़दूर का नहीं होगा, जिसके वजह से उन लोग को यूनिटी चाहिए। अब इसके बाद हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है, बुनियादी तौर पर यह गीत समाज के किस तबकों के लिए लिखा हुआ? तो ये मज़दूर तबकों के लिए लिखा हुआ है। क्वेश्चन 4, कतरा कतरा मिलकर क्या बनता है? कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। क्वेश्चन 5, मोती कहाँ से निकलता है? मोती दरिया से निकलता है, जिसे पानी भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन 6 पे आते हैं, साथ ही हाथ बढ़ाना इस गीत में कितनी बार आया है? तो यहाँ पे जो हम लोग का हो जाएगा आंसर, वो 5 बार नहीं होगा, बल्कि साथ ही हाथ बढ़ाना हम लोग के निसाब में 6 बार आया, वो मिसप्रिंट हो गया था। क्वेश्चन 7 पे आते हैं, इस गीत में शायर का नाम क्या है? शायर का नाम बताए, तो इस गीत में शायर का नाम साहिब लुधियानवी है। अब हम लोग का सारा चैप्टर कंफर्म हो गया है, सारा चैप्टर का रिवीजन भी हो गया है, पढ़ाई भी हो गई। चलिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपका सारा उर्दू का चैप्टर कंप्लीट हो गया है।